हेलो स्टूडेंट। अपने थर्ड पेपर का पहला यूनिट चल रहा था सिल्क वॉर्म के कल्चर के बारे में, उसकी वैरायटीज़ और सारी टेक्निक्स वगैरह उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। तो आज अपना टॉपिक है, इसे पिछले अपने टॉपिक में मेलबरी कल्टीवेशन के बारे में अध्ययन किया था। आज का अपना टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ रीयरिंग सिल्क वॉर्म के पालन पोषण की तकनीक। तो उसके पालन पोषण की तकनीक के लिए अपन को क्या आवश्यकता पड़ेगी, क्या उपकरण चाहिए, कैसी जगह चाहिए, क्या क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, उसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ अपन देखते हैं स्लाइड्स के अंदर, सबसे पहले अपन को रूम कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा या एक हाउस कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा जिसके अंदर इसका अपन रेशम कीट का पालन पोषण करके कर सकें, उसकी पर्टिकुलर जितनी भी स्टेजेस है उनकी देखभाल कर सकें। तो यहाँ पर आप स्लाइड्स में डायग्राम भी देख रहे हैं जो एक रूम का है, और रूम के अंदर जो रैक्स बनी हुई है जिसके अंदर ट्रेज रखी हुई है, और उस ट्रेज के अंदर आप लीव्स का और जो लार्वा है उसकी वो दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले अपन को एक हाउस कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा जिसकी साइज़ 18 फीट इंटू 12 फीट इंटू 10 फीट्स की साइज़ होनी चाहिए, और जिसके अंदर कम से कम 100 जो डिसीज़ फ्री एग लैंग्स होते हैं उसका उस जगह पर पालन पोषण किया जा सके। 3 फीट्स की उसकी बालकोनी होनी चाहिए सराउंडिंग्स में हाउस के, रियरिंग हाउस के अंदर पर रियरिंग हाउस की प्रोवाइड सफिशिएंट विंडो, उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में खिड़कियाँ होनी चाहिए जिससे कि हवा आर पार हो सके और उसका वेंटिलेशन हवादार बना रहे, वो रूम सर्कुलेशन हो सके उसकी हवा का, उसकी रियरिंग हाउस का जहाँ पर अपन को पालन करना है। और विंडो को कवर किया जा सके, मतलब ऐसी जाली से वो विंडो कवर्ड हो जिससे कि मक्खियाँ और ये यूजी फ्लाइज वगैरह वो इसको इन्फेक्ट नहीं करेंगे, मतलब नाइलॉन नेट से उस विंडोज़ को कवर कर दिया जाए या जाली से कवर कर दिया जाए जिससे कि कीड़े मकोड़े या इस पर हाउस फ्लाइज होती है, घरेलू मक्खियाँ हैं, यूजी फ्लाइज है, वो अंदर नहीं आके रेशम कीट को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुँचाए। तो इस प्रकार का हाउस अपन को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा रेशम पालन के लिए। और जो रेशम की रेसेज हैं, वेराइटीज़ है, वो किस प्रकार की हो सकती है, अपन ने पहले भी पढ़ा था, 2 टाइप्स की हो सकती है, मल्टी वोल्टाइन और बाई वोल्टाइन। रेशम प्रकार के नाम अलग होते हैं लेकिन जो एग लेइंग करते हैं उसके आधार पर मल्टी वोल्टाइन और बाई वोल्टाइन टाइप्स की होती है। जो अंडे वर्ष भर में दो से अधिक बार देती है वो मल्टी वोल्टाइन कहती है, जो 2 बार देती है वो बाई वोल्टाइन कहलाती है। तो मल्टी वोल्टाइन के जो प्रकार है वो मैसूर है और सी नीचर है, और बाई वोल्टाइन के जो टाइप्स हैं NB4D2, NB18, CSR2 और CSR4। ठीक है ना, ये रेसेज अपन उपयोग में ले सकते हैं। तो ज़्यादातर भारतीय जितनी भी ये रेशम कीट है वो ज़्यादातर मल्टी वोल्टाइन होती है, क्योंकि मल्टी वोल्टाइन रेशम के लिए ये जो इंडियन इन्वायरमेंट है ये फेवरेबल अनुकूल रहता है, तो ज़्यादातर मल्टी वोल्टाइन प्रकार की रेशम कीट का पालन किया जाता है। तो हाउस कंस्ट्रक्ट होने के बाद जो अपन एरिया है, जो क्षेत्र है जहाँ पर अपन रेशम का पालन करेंगे, और जो उपकरण हैं जो रेशम के पालन के समय उपयोग में लिए जाते हैं, तो उस जगह को सबसे पूर्व क्या किया जाता है, रेशम के पालन शुरू करने से पूर्व उस जगह को रोग रहित किया जाता है। रोग रहित के अपन क्या करते हैं, रोग रहित करने के लिए अपन को पहले 5% ब्लीचिंग पाउडर्स लिया जाता है, जिसको पानी के अंदर, यानी कि क्या कहते हैं 50 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर, जिसको 1 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके उसका स्प्रे किया जाता है 5 से 6 मिनट्स तक, और आधे घंटे तक उसको छोड़ दिया जाता है। स्प्रे द क्लियर सॉल्यूशन इन द रियरिंग हाउस एंड रियरिंग अप्लाइंसेज, जितने भी जब अपन पालन पोषण करते हैं उससे 3 दिन पूर्व जितने भी उपकरण हैं उसको और रूम को जहाँ जो जिसके अंदर इसका रेशम कीट का पालन करना है, या रेशम की जितनी भी जो स्टेजेस है वो यहाँ विकसित होगी जिस जगह पर, उसको पूरा डिसइंफेक्टेड किया जाता है थ्रू द स्प्रेइंग ऑफ 5% ब्लीचिंग पाउडर। तो विथ, और इसके अलावा अपन इसको 2% फॉर्मेलिन के साथ भी डिसइंफेक्टेड कर सकते हैं। और जो मार्केट में उपलब्ध होता है फॉर्मेलिन, उसको अपन 17% पानी के 1% फॉर्मेलिन विथ 17% ऑफ वाटर के साथ मिक्स करके उसका स्प्रे कर सकते हैं। तो ये डिसइंफेक्शन की प्रक्रिया अपन को रेशम कीट का पालन करने से 3 दिन पूर्व ये प्रक्रिया अपन को संपन्न कर लेनी होती है। और ये जितना भी स्प्रे करने के पश्चात रूम को कुछ समय के लिए उसको सारे विंडोज़ और उसके डोर्स क्लोज करके उसको एयर टाइट कर दिया जाता है, जिससे कि अंदर जितने कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जो भी कॉसेटिव एजेंट्स है, जितने भी डिसीज़ कॉजेंटिक एजेंट हो या कुछ भी अंदर हो जो डिसीज़ आगे चल के कोस कर सकते हो, वो उनकी डेथ हो जाए और वो वातावरण है उस जगह का जहाँ पर रेशम कीट पालन करना है वो पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाए, रोग रहित हो जाए।
रीयरिंग अप्लाइंसेस सामान्यतः अपन क्या वहाँ काम में लेते हैं रेशम कीट के पालन के समय, तो वो आपको स्लाइड्स में दिखाई दे रहे हैं। पावर स्प्रेयर अपन काम में लेंगे। रीयरिंग स्टैंड्स जो ये आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, जो ये रेक्स की तरह लग रहा है, ये रीयरिंग स्टैंड्स। यहाँ पर रीयरिंग ट्रे रखी हुई है। रीयरिंग ट्रे के अंदर ये जिसे नीचे वाइट दिख रहा है, ये पैराफिस कोटेड पेपर है जिसको नीचे रखा जाता है। इसके ऊपर लीवेज जो इनको फीडिंग के लिए दी जाती है वो, और उसके साथ ये आपको रेशम कीट्स के कैटरपिलर लार्वा दिख रहे होंगे। तो रीयरिंग ट्रे के साथ साथ स्पाइनिंग ट्रेस भी काम में ली जा सकती है। फॉर्म पैड्स काम में लिए जाते हैं। वैक्स कोटेड पैराफिन्स पेपर्स होते हैं जो इसके क्या कहते हैं, कवर किया जाता है। जो ये रीयरिंग ट्रेस होती है उसको कवर किया जाता है, फिर उसके ऊपर ये एग या लार्वा दोनों रखे जाते हैं। नाइलॉन नेट्स काम में ली जाती है, जो ठीक है ना। बास्केट्स काम में लिए जाते हैं जिसको अपन लीवेज कलेक्ट करके ले आते हैं। चॉपर्स जो लीवेज को कट करने के लिए काम में लिए जाते हैं, वो काम चॉपर्स भी यहाँ अप्लाइंसेस के रूप में यूज़ किए जाते हैं। गनी बैग्स जिसके अंदर अपन लीवेज को स्टोर करके रखते हैं, जो कूल रहती है और गिनी रहती है और मॉइस्चर बना रहता है, तो उसके लिए गनी बैग्स यूज़ करते हैं। रोटरी और बम्बूस माउंटेज यूज़ करते हैं। ड्रायर जिससे कि मॉइस्चर को मेंटेन रखा जाता है। ये सारे अप्लाइंसेस है जो रेशम कीट के पालन के समय उपयोग में लिए जाते हैं। इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी है जो भी उपयोग में जैसे अपन को तापमान उसका मेंटेन करना है। तापमान क्या है रूम टेम्परेचर का, तो वो तापमान के लिए अपन थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। ह्यूमिडिटी के लिए हाइग्रोमीटर यूज़ करते हैं। फ्रीज यूज़ करते हैं। ओवन यूज़ करते हैं। ड्रायर यूज़ करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स भी उपयोग में लिए जाते हैं। तो ये सारे उपकरण हैं जो उपयोग में लिए जाते हैं। डायग्राम्स में आपको शो हो रहा है, ये एक ट्रे शो हो रही है। ट्रे के जो कि रैक्स के अंदर रखी हुई है। तो ट्रे ज़्यादातर बम्बू स्टिक्स की बनी होती है। इन इंक्यूबेशन एंड ब्रशिंग, स्प्रिंग द एग इन ए वन लेयर। जब एग है उनको पैराफिन्स जो पेपर होता है, बम्बू ट्रेज होती है, ठीक है ना, उसके ऊपर पैराफिन्स का पेपर रखा जाता है। और पैराफिन्स का पेपर होता है जो वैक्स कोटेड होता है, उसके ऊपर अंडों को फैला दिया जाता है। कवर द एग्स विथ अनदर पैराफिन पेपर। फिर उस अंडों को एक और अलग पैराफिन पेपर से कवर किया जाता है जब रेनी सीजन नहीं हो। यदि रेनी सीजन होता है तो उसको पैराफिन से कवर नहीं किया जाता है, यानी कि कीप वेट फॉर्म्स पैड्स अराउंड द। यदि क्या कहते हैं, वेट रेनी सीजन नहीं हो तो जो फॉर्म पैड्स है वो वेटेड हो गए, मतलब मॉइस्चर कंटेंट फॉर्म्स यूज़ किए जाते हैं। फॉर्म्स पेड यूज़ किया जाता है अराउंड द एग कवर्ड बाय द पैराफिन। पेपर तो वैसे ही यूज़ लिया जाएगा यदि रेनी सीजन हो या नहीं हो, लेकिन रेनी सीजन नहीं है ये तो उसका मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए, मतलब उसमें आर्द्रता बनी रही, उसके लिए वेट फॉर्म पैड्स उपयोग लिए जाते हैं, जो कि उस पैराफिस पेपर, यानी कि अंडे रखे जाएंगे तो ट्रे के ऊपर रखे जाएंगे। ट्रे के ऊपर पैराफिस पेपर होंगे, उसके ऊपर एग्स होंगे, फिर और पैराफिस पेपर होंगे। यदि रेनी सीजन है तो सिर्फ पैराफिस पेपर होंगे दोनों तरफ, और बीच में एग होंगे, नीचे सब ट्रे होगी। और यदि रेनी सीजन नहीं है, ड्राई कंडीशन है, तो वहाँ पर क्या होगा, वेट फॉर्म पैड्स भी उस पैराफिस पेपर के ऊपर रखे जाएंगे। तो इससे एग्स को कवर किया जाता है। मेंटेन तो उसके साथ रूम टेम्परेचर को मेंटेन किया जाएगा, 25 से 26 डिग्री। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को 80% तक मेंटेन रखा जाता है। और इसके पश्चात जब आपको लगे कि हाँ अंडे से कुछ और आगे का प्रोसेस शुरू हो गया, उसके अंदर पिन हेड एपियर्स होने लग गया है एग्स के अंदर, तब उन अंडों 25 से 50 अंडों को, जो डिसीज फ्री एग्स होते हैं, उनको एक टिश्यू पेपर के साथ कवर करके, और उन अंडों को एक ब्लैक पेंटेड बॉक्स होता है, जो बक्सा होता है जिसको काले रंग से पेंट किया होता है, उस बक्से के अंदर रखा जाए, या फिर जो काला कपड़ा होता है उसको चारों तरफ से लपेट के उसके अंदर रखा जाए 1 से 2 दिन के लिए, या इस प्रकार का पेपर हो ब्लैक, तो उसके अंदर 1 से 2 दिन तक इनको रखा जाता है। और तीसरे दिन 2 दिन के पश्चात इसको हल्की सी लाइट में, मतलब एकदम डायरेक्ट सनलाइट के सामने नहीं, ये और एक छाया में इनको एक्सपोज किया जाता है, मतलब खोल के रखा जाता है। तो ये एग को कैसे रखना है, और उसमें गतिविधि शुरू होने चली जाए, एक्टिविटी चालू हो जाए, तो फिर उसको कैसे रखना है, और उसके बाद कब एक्सपोज करना है, तो वो इस स्लाइड में आपको पढ़ने को मिला। और उसके पश्चात जब एग से आपको लगेगा हाँ अब हैचलिंग होने चालू हो गई, यानी कि वॉर्म्स निकलना शुरू हो गए, कैटरपिलर लार्वा डेवलप होने चालू हो गए हैं उससे, तो ट्रांसफ़र न्यूली हैच, तब एग से यदि वॉर्म निकल जाए तो उसको केयरफुली, बहुत सावधानी पूर्वक, मुलायम जो ब्रश होते हैं या फीदर्स होती हैं
तो उसको पैराफिन कोटेड पेपर्स के ऊपर उनको रीडिंग ट्रे के ऊपर पैराफिन पेपर रखे जाते हैं और उसके ऊपर उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जो अंडों से नई नई वॉर्म्स निकली हो, लार्वा निकली हो। और उन लार्वाओं को लीव्स भोजन के रूप में चॉप्ड लीव्स होती है, जो चॉपर के द्वारा कट की हुई लीव होती है, जिनकी साइज़ 0.5 से लेकर 1 सेंटीमीटर तक होती है, उनको चॉप्ड करके इतनी इतनी साइज़ में कट करके उनको भोजन के रूप में लीव को दिया जाता है। तो ये आप डायग्राम में देख रहे हो, तो ये रीडिंग ट्रेस है। तो पहले एग लेइंग ट्रेस, वो ट्रेस का नाम चेंज होता है, जैसे जैसे आप अंडे रख रहे हो तो एग लेइंग ट्रेस हो गई, ठीक है ना। उसके ऊपर लार्वा रख रहे हो तो रीडिंग क्या कहते हैं, रीडिंग ट्रे हो गई। यदि वो कोकून प्रोडक्शन करने लग गए तो उस ट्रे का फिर नाम चेंज हो जाएगा, वो स्पाइनिंग ट्रे कहलाएगी। तो और इनकी फिर जैसे जैसे इनकी साइज़ बढ़ती है और ये मॉल्टिंग का आयतन होकर फर्स्ट सेकेंड थर्ड इंस्टार से लार्वा चेंज होते थे, इनका फीडिंग, इनका मॉइस्चर, इनका टेम्परेचर इनको कैसा चाहिए वो भी बदलने लग जाता है। तो यहाँ पर एग किस पे रखना है और एग को कैसा वातावरण देना है या किस प्रकार का मेथड अपनाना है वो पड़ा। अब उसके बाद एग्स, जैसे ही एग से न्यूली हैच्ड लार्वा निकल गए तो उसको आपको किस स्थिति में रखना है या किस प्रकार का मेथड्स अपनाना है, तो वो आपको और कैसे उसको एक ट्रे से दूसरी ट्रे में ट्रांसफ़र करना है, तो ये इस प्रकार की तकनीक को आपको अपनाना है। और उसके बाद आपको रीरिंग जितने भी इनस्टार लार्वा है तो उसमें दो प्रकार की रीडिंग होगी। मतलब एक आप पालन जो शुरुआत वाली स्टेज होती है, पहला और सेकेंड इनस्टार लार्वा स्टेज तक का जो पालन पोषण होता है तो उसको चौकी रियरिंग बोलते हैं या फिर अर्ली स्टेज रियरिंग कहा जाता है। और जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ इनस्टार की जो पालन पोषण करते हैं उसको लेट स्टेज या लेट एज रियरिंग कहा जाता है। तो अपन चौकी रियरिंग के बारे में पढ़ेंगे। चौकी रियरिंग डिस्ट्रीब्यूट द वॉर्म्स यूनिफॉर्मली इन द ट्रेस। ट्रेस जो परात है जो आपको दिख रही है, इस टाइप की ट्रे होती है, उसके ऊपर सामान्य रूप से समान रूप से सबको यूनिफॉर्मली जो वॉर्म्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। और फीड द सिल्क वॉर्म विथ द न्यूट्रिएंट्स एंड सैकुलेंट लीव्स, और उसको भोजन के रूप में पत्तियों को उनको देना है। प्रोवाइड 3 to 4 टाइम, 3 से 4 बार उस पत्तियों को देना है। और जिन पत्तियों का आकार या कटी हुई पत्तियाँ होगी तो 0.5 से लगाकर 2 सेंटीमीटर तक की टुकड़ों के रूप में कटी हुई फर्स्ट स्टेज तक देनी है। प्रोवाइड द लीवेज, अपन को कितनी कितनी लीवेज देनी है, तो 5 किलोग्राम पर 100 वॉर्म्स हो तो उसको 5 किलोग्राम तक फर्स्ट स्टेज में, और 18 किलोग्राम पर 100 सेकेंड स्टेज में। तो जो इन स्टार्स होते हैं फर्स्ट और सेकेंड, उन्हें स्टेज में इतनी इतनी मात्रा में वो कटी हुई पत्तियाँ उनको भोजन के रूप में देनी है। ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज कट द लीफ इनटू ए 2। अब यहाँ क्या आपने पहले ही कहा कि भाई जैसे जैसे लार्वा अवस्था बढ़ती है तो उनकी मात्रा साइज जो उसको फीड में दे रहे हैं लीवेज, तो यहाँ पर अपने चॉप लीवेज जो कटी हुई पत्तियाँ उनकी साइज़ कितनी हुई, 2 से 4 सेंटीमीटर तक की लाइज, और 3 to 4 टाइम्स उनको देनी है। और टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है 27 से 28 डिग्री तक यहाँ टेम्परेचर मेंटेन करना है। और 80 से 90% तक की ह्यूमिडिटी आपको मेंटेन करनी है इस समय पर जब आप इसका पालन पोषण कर रहे हो, तो अर्ली स्टेज में या चौकी रीडिंग में। एवरी डे बिफोर सेकेंड फीडिंग स्प्रेड द बेड टू फैसिलिटेट ड्राइंग ऑफ लीफ अप्लाइड इन द प्रीवियस फीडिंग। तो यहाँ पर इसको जो सेकेंड स्टेज होती है फीडिंग करते हो तो उसको बेड को फैसिलिटेट करना है। ड्राइंग ऑफ लीवेज में मतलब एकदम पूरी गीली नहीं हो वो और साथ में इकट्ठी नहीं हो सारी। इंश्योर बेड क्लीनिंग, आपको ये भी ध्यान रखना है कि बेड समय समय पर साफ़ होता रहे, फर्स्ट से सेकेंड मोड तक डेली हो। ड्यूरिंग थर्ड स्टेज तक विथ कॉटन, आपको हैंड से नहीं करना है, रुई का उपयोग लेना है, कॉटन से उसको क्लीनिंग करना है, ठीक है। रेड्यूस द बेड थिकनेस को कम रखें। माउल्टिंग वैन जब तक आपको लगे कि इसके अंदर 97% जो लार्वा है ट्रांसफर्ड हो गए हैं, ये माउल्टिंग कर ली और ये कोकून में कन्वर्ट होने जा रहे हैं, तब इनको फीड कराना बंद कर देना है। और इसके ऊपर सेलेक्ट लाइम ऑन द बॉडी ऑफ द वॉर्म्स की बॉडी के ऊपर लाइम का अप्लाई करना है, इसको सेलेक्ट लाइम अप्लाई करना। रिमूव द पैराफिन, जो पैराफिन पेपर रखा गया था उसको हटा दें, ठीक है ना, उसके पैड के रूप में यूज़ किया जा रहा था, उसको रिमूव कर दें और फीडिंग कराना इसको बंद कर दें इसके समय, ठीक है ना। तो ये अभी आपने चौकी रियरिंग पढ़ा था, मतलब अर्ली स्टेज का पालन पोषण अपन को कैसे करना है या उसका ध्यान कैसे रखना है, उसको कैसे फीड कराना है, किस प्रकार का उसको वातावरण चाहिए, उसके बारे में आपने पढ़ा। अब ये लेट एज या लेट स्टेज जो रियरिंग होता है, मतलब पहला इनस्टार और सेकंड इनस्टार के पश्चात जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ
इंस्टार स्टेज की अपन को कैसे देखभाल करनी है उसके बारे में अपन, या आप उसका कैसे पालन पोषण करना है उसके बारे में इस स्लाइड में देख रहे हैं, देखेंगे। यूज मलबरी लीफ ओनली फ्रॉम 60 डेज ओल्ड प्लांटेशन, जो 60 दिन का जो पुराना हो गया है पौधा, उसकी पत्तियों को उपयोग में लेना है, या उतने एज का जो पौधा हो गया उसका उस पौधे में उस मेलबरी सहतूत के पौधे की पत्तियों का यहाँ भोजन के रूप में देना है। प्रोवाइड 4 टाइम्स, जहाँ अपन वहाँ पर 2 तो 3 टाइम्स कह रहे थे, यहाँ 4 बार इसको सिल्क वर्म को फीडिंग कराना। मेंटेनिंग रियरिंग फीडिंग रूम टेम्परेचर, जहाँ वहाँ पर कितना था 27 से 28 डिग्री था, यहाँ पर अपन को 25 से 26 डिग्री तक टेम्परेचर, वहाँ 80 से 90 तक ह्यूमिडिटी थी परसेंटेज तक, यहाँ पर अपन को 65 से 70% तक की ह्यूमिडिटी को मेंटेन करना है। यूज टेंडर लिवेज ओनली फॉर, यहाँ अपन ने पहले ही बात की भाई जो चौकी रेयरिंग है वो अर्ली स्टेज रेयरिंग है, और यहाँ पर अपन को क्या करना है 3, 3rd, 4th और 5th स्टेज तक जो लार्वा इंस्टार लार्वा पहुँचते हैं तो वहाँ पर ये जो रेयरिंग होती है उस स्टेज। देन चेंज द मीडियम, तो यहाँ पर टेंडर लिवेज ओनली फॉर रेज्यूमिंग ओनली फीड फॉर 3rd and 4th माउट को ये टेंडर प्रकार की लिवेज देनी है। देन चेंज टू मीडियम टू 4th स्टेज एंड कॉर्सर लीव्स टू 5th स्टेज। तो जो लिवेज की पत्तियां हैं वो उनका आकार भी बदल जाता है, और किस प्रकार की पत्तियां इनको भोजन के रूप में देनी है तो उसकी टाइप्स, उसका प्रकार और उसकी प्रकृति भी बदल जाती है, उस प्रकार की पत्तियों को इनको भोजन के सहतूत की पत्तियों को इनको भोजन के रूप में दिया जाता है। ट्रांसफर द वर्म टू मोर नंबर ऑफ ट्रेज कीपिंग द डेंसिटी ऑफ द वर्म्स विथ इन 60 to 70 लार्वा पर स्क्वायर। तो फिर क्या करता है, इसकी डेंसिटी को अपन को जो घनत्व है वो ज़्यादा नहीं हो, तो इसलिए जो ट्रेज है वो बढ़ा दी जाती है, ठीक है ना। इंक्रीज द मोर ट्रेज नंबर ऑफ ट्रेज फॉर रखने के लिए, किसको, वर्म्स को रखने के लिए, तो 60 से 70 लार्वा पर स्क्वायर फीट तक ही रखने चाहिए। क्लीन द बेड, अपन को बेड्स जो इसकी बेड मतलब जिसके ऊपर इनको लार्वा को रखा जाता है उनको हमें हर समय समय पर साफ करना है विथ ए कॉटन। थ्राइस ड्यूरिंग 3rd स्टेज, यहाँ पर नेट का भी यूज़ किया सकता है, 3 स्टेज लार्वा। डेली ड्यूरिंग द 4th स्टेज एंड 5th स्टेज लार्वा, ठीक है ना। जब 3 स्टार लार्वा होता है तो दिन में 3 बार, और 4th और 5th स्टार लार्वा होता है तो प्रत्येक दिन आपको इसकी सफाई करनी है। रिप्लेस द पैराफिन्स पेपर, क्लीन यूज पेपर, और जो पैराफिन्स पेपर है उसको रिप्लेस कर देना है क्लीन पेपर के, उसकी जगह क्लीन पेपर यूज करना है। और उसके पश्चात आपको डस्ट लेबेक्स 1/2 ये लेबेक्स कवर बेडिंग होती है उसको बोलते हैं। होवर बिफोर रीजन ऑफ फीडिंग व्हेन द लार्वा कम आउट ऑफ द माउट, जो माउट से लार्वा जब बाहर आ जाए तब इसको लेबेक्स हाफ यूज़ करना। अप्लाई लेबेक्स डेली 1/2 an hour बिफोर टू सेकेंड फीडिंग ड्यूरिंग 5, जब 5th स्टार लार्वा होता है तो उसको सेकेंड फीडिंग कहते हैं, तो लेबेक्स जो है वो आपको 1/2 an hour के बाद अप्लाई करना है, बिफोर 1/2 an सेकेंड फीडिंग से आधा घंटा पहले लेबेक्स को अप्लाई करना है। प्रोवाइड क्रॉस वेंटिलेशन बना रहना चाहिए, मतलब हवादार आर पार होनी चाहिए। प्रोवाइड करेक्ट बेड स्पेसिंग एंड फीड एडिक्वेटली, तो जो गैप है उनके बीच में स्पेसिंग बनी रहनी चाहिए, मतलब ज़्यादा ऐसा नहीं है कि लार्वा एक साथ बहुत सारे इकट्ठे हो गए हो, और भोजन उसको समय समय पर दिया जाए। केयर ड्यूरिंग मॉल्टिंग के समय उसकी सावधानी, उसकी सुरक्षा और उसकी केयर करनी चाहिए। स्टॉप फीडिंग, जब आप ये भी पहले भी आज 90% वर्म्स इंटर्स इनटू ए मॉल्ट, तो उसकी फीडिंग बंद कर दी चाहिए, मतलब जब लार्वा कंडीशन वो पीपा में कन्वर्ट होने लगे और वो कोकून का चालू कर दे, कोकून बनाना शुरू कर दे, तो उनके अंदर उनको फीड देना बंद कर देना चाहिए। तो 90% वर्म्स ऐसा करने लग जाए तो उसको भोजन देना बंद करना। स्प्रेड द बेड ऑफ प्रॉपर ड्राइंग एंड एरेशन, सूखा उसमें मॉइस्चर नहीं हो और हवा बनी रहे। डस्ट लाइम पाउडर अप्लाई करना चाहिए टू कीप ह्यूमिडिटी लो, ठीक है ना। बेड की ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए डस्ट लाइम पाउडर का उपयोग हो। माउंटिंग एंड हार्वेस्टिंग, पिक फुली राइप वर्म्स, जो पूर्ण रूप से जो पक गई है वर्म्स या विकसित हो गई है उसको उसका चयन करें। ट्रांसप्लांट शॉर्टनेट लार्वा वॉन्डरिंग फॉर माउंटिंग, माउंट इन ए सूटेबल माउंटेज लाइक रोटरी और बम्बू माउंटेज, जो बम्बू माउंटेज है उसको सूटेबल माउंट जो उसको उपयोग में ले। माउंट 40 to 50 वर्म्स पर स्क्वायर फीट, 40 से 45 वर्म्स का पर स्क्वायर फीट के एरिया में उसको उपयोग करें माउंट के लिए, उससे ज़्यादा नहीं करें। कीप द चंद्राकिस रोटेटिंग इन ए लेफ्ट वार्ड्स डायरेक्शन सो दैट वर्म्स आर नॉट गोट डंप्ड इन ए वन डायरेक्शन,
तो इसको लेफ्ट वार्ड्स डायरेक्शन में रखें जिससे कि एक साथ बहुत सारी वॉर्म्स इकट्ठी नहीं हो जाए। फॉर इजी सेल्फ माउंटिंग एंड बेटर कोकून क्वालिटी रोटरी माउंटिंग इज आइडियल। तो बेटर क्वालिटी कोकून्स के लिए रोटरी माउंटेड का उपयोग किया जाता है जिसको आदर्श माना जाता है। रिमूव डिसीज एंड डेड वॉर्म्स, तो इस समय किसी प्रकार का यदि कोई वॉर्म्स की डेथ हो गई हो या मर गई हो तो उसको रिमूव कर दिया जाए, या किसी के अंदर किसी प्रकार का कोई रोग हो गया तो उसको भी हटा दिया जाए। टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाए 27 से 28 डिग्री तक। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेंटेन रखा जाए 60 से 70% तक। अवॉइड टेम्परेचर मोर देन 28 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर का बढ़ना नहीं दिया जाए, और 80% से ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी को नहीं बढ़ना दिया जाए। एयर कंडीशन को बनाए रखा जाए, एयर उसमें आर पार होती रहे। प्रोवाइड एयरेशन टू रिमूव एक्सेस मॉइस्चर, यदि मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है तो उसके लिए हवा का भी आना जरूरी है जो ड्रायर बनाए रखे, ऐसा नहीं कि 80% से ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाए। अवॉइड डिस्ट्रॉइंग लाइट, बहुत तेज़ प्रकाश भी नहीं होना चाहिए उस जगह पर। हार्वेस्ट द कोकून ऑन 5th डे ऑफ माउंटिंग, और उसको कोकून का स्टेज को 5वें दिन उसको माउंटिंग करना है। रिमूव फ्लेमी स्टैंड, और जब 5th डे जब कोकून हो उसको तो हार्वेस्ट करने के समय आपको ये देख लेना चाहिए कोकून के अंदर किसी प्रकार का कोई ख़राब कोकून नहीं हो गया हो, तो इरेगुलर साइज़ का नहीं, बराबर साइज़ का नहीं हो, फ्लैशमी हो, उसका कलर अलग टाइप्स का हो, नॉर्मल जो कलर होता है वो नहीं हो, तो उनको हटा दिया जाए, उनको अलग कर दिया जाए। हाइजीन कंडीशन मेंटेन रहे उसकी उस जगह की। तो जो व्यक्ति उस एरिया में काम कर रहा है या पर्टिकुलर उस जगह पर काम कर रहा है रियरिंग के अंदर, पालन पोषण के अंदर या रूम के अंदर, तो उसके अलावा किसी अदर पर्सन को उस जगह पर एंट्री नहीं हो, और वो व्यक्ति अपने आप को हमेशा डिसइंफेक्टेड करके रखे, हैंड वॉश करे, ठीक है ना। और स्प्रिंकल 5% हाई ग्रेड ब्लीचिंग पाउडर अराउंड द रियरिंग हाउस, तो रियरिंग हाउस के अंदर और बाहर भी और उसके आसपास भी उस एरिए को भी रोग रहित कर दिया जाए, डिसइंफेक्टेड कर दिया जाए। 5% ब्लीचिंग पाउडर का स्प्रे किया जाए। 5 to 6 डेज, 5 से 6 दिन के अंतराल के पश्चात ये प्रक्रिया अपनानी चाहिए। कलेक्ट डिसीज वॉर्म्स एंड डिस्पोजल प्रॉपर्ली, जितनी भी वॉर्म्स आपको लगे कि उसके अंदर किसी प्रकार का रोग हो गया या डेथ हो गई है तो उनको अलग कर दिया जाए, उसको वहाँ उनके साथ नहीं रखा जाए। यदि साथ रखते हैं तो वो किसी अदर वॉर्म्स को भी इन्फेक्टेड कर सकती है। क्लीनिंग द रियरिंग फ्लोर विथ 2%, और जो वहाँ जगह है, ठीक है ना, फर्श है, उसको भी साफ़ किया जाए 2% ब्लीचिंग पाउडर से, सॉल्यूशन से, बिफोर आफ्टर बेड क्लीनिंग, पहले और उसके बाद में भी। यूज बेड डिसइंफेक्टेड लेबेक्स ऑन द लार्वा व्हेन द लार्वा कम आउट ऑफ द माउथ, जब लार्वा माउंटिंग से बाहर आता है तब भी उस लेबेक्स से उसको कोटेड किया जाए जिससे कि वो भी डिसइंफेक्टेड हो जाए, उसको भी किसी प्रकार का रोग नहीं हो। तो ये सारी तकनीकी है जो अपन को या जो भी सिल्क वर्म का कल्चर करते हैं या उसका पालन पोषण करते हैं तो उनको ये ध्यान में रखनी चाहिए कि किस प्रकार का अपन को वातावरण और किस स्टेज पे किस प्रकार का मेथोडोलॉजी अपनानी चाहिए जिससे कि वो सुरक्षित उसका कल्चर हो सके, उसको किसी प्रकार का रोग नहीं हो और किसी प्रकार का डैमेज नहीं हो, और उससे आसानी से और क्वालिटी की रेशम प्राप्त किया जा सके। थैंक यू।